हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉटिंग के बारे में। राइट, तो ब्लॉटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसको हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर रनिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चाहे वो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो या वो हो आपका पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज एसडीएस पेज। राइट, तो इन शॉर्ट, जब आप डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेपरेट कर लेते हो, तब आप परफॉर्म करते हो ब्लॉटिंग टू डिटेक्ट which kind of DNA, which kind of mRNA or which kind of protein is present in your gel, right? तो ब्लॉटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पर कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल हैं टेक्निक से रिलेटेड। राइट, क्योंकि ब्लॉटिंग से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप जाकर उन वीडियोस को देख लो, तभी आपको ब्लॉटिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस किया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने मूविंग बाउंड्री और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हमने पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। राइट, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि भाई टिमिड क्यों यूज करते हैं, एसडीएस क्यों यूज करते हैं, राइट, एपीएस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत ही छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एसडीएस पेज, जिसको आप डीनेचरिंग पेज भी बोलते हो। देन वी डिस्कस अबाउट द नेटिव एंड ब्लू नेटिव पेज। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी। उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का लेक्चर चैनल पे खत्म हो चुका है। आप बायोफिजिकल टेक्निक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। ये रहा बायोफिजिकल टेक्निक्स का प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाइए, बायोफिजिकल टेक्निक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग का टेक्निक। ओके, तो यस, तो जैसे कि मैं ये बता रहा था कि सपोज आपने क्या किया, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने मान लो कि ये अपना डीएनए सैंपल जो है वो सेपरेट कर लिया। सपोज दिस इज योर डीएनए, दीज आर योर डीएनए बैंड्स। ठीक है, तो आपको पता है और हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम डीएनए को सेपरेट करते हैं या प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, तो हम उसके साथ चलाते हैं एक स्टैंडर्ड मार्कर, इस तरीके से, इस तरीके से हम चलाते हैं स्टैंडर्ड मार्कर। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड मार्कर होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड मार्कर। मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ब्लॉटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो आपको पता चल गया था आपके डीएनए का साइज क्या है। राइट, तो ये जैसे सपोज ये है आपका स्टैंडर्ड मार्कर, तो इसका साइज आपको पता होता है। सपोज इसका साइज है 100 बेस पेयर, इसका है 500 बेस पेयर, इसका है 200 बेस पेयर। राइट, इस तरीके से आपको सबका साइज पता है। और इसका है मान लो 2000 बेस पेयर। राइट, तो जब ये आप अपना सेपरेट करते हो बैंड, तो इनका साइज देखकर आप अपना बैंड का साइज बता सकते हो कि जैसे इस बैंड का फॉर एग्जांपल साइज, तो इसका 100 और 200 के बीच में है, तो इसका होगा अराउंड 150 बेस पेयर। तो इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सिर्फ अपने डीएनए का साइज बता सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हो, दैट्स इट। राइट, बट आप ये नहीं बता सकते कि ये जो आपका डीएनए है ये स्पेसिफिकली कौन सा डीएनए है, विच जीन, जीन क्या है ये जो आपने सेपरेट किया है, इसका नेचर क्या है। राइट, तो वो आप यहां से नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको करना होता है ब्लॉटिंग। ठीक है, तो कैसे हमको ब्लॉटिंग के थ्रू ये पता चलेगा कि ये कौन सा डीएनए है, या अगर आप आरएनए सेपरेट कर रहे हो तो कौन सा आरएनए है। राइट, कौन सा जीन है जो कि ये डीएनए, किस जीन का ये डीएनए फ्रैगमेंट है, या जो आपने प्रोटीन सेपरेट किया है कौन सा प्रोटीन है। तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी किससे, ब्लॉटिंग से। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉटिंग का डिस्कशन। तो ब्लॉटिंग जो होती है
वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, इट रेफर्स एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो ब्लॉटिंग है, द टर्म ब्लॉटिंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स विच कैन बी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम जेल टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें एक जेल होता है, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन के लिए हो, प्रोटीन के लिए कौन सा होता है, एसटीएस पेज, डीएनए के लिए एग्रोस पेज, राइट। तो यहाँ पर जो आपके बैंड सेपरेट होते हैं, आप इन सेपरेटेड बैंड्स को ट्रांसफर कर देते हो एक मेम्ब्रेन पे। ये है आपका मेम्ब्रेन। तो ब्लॉटिंग जनरली रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स विच कैन बी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन फॉर द डिटेक्शन ऑफ देयर सब्सिक्वेंट नेचर ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अब उसका डिस्कशन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉटिंग है उसके थ्रू हम डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं, आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो डीएनए को जिस टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए को जिस टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं नदर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन को हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग को किसने इन्वेंट किया था, नदर्न ब्लॉटिंग को और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को किसने इन्वेंट किया था। तो सदर्न ब्लॉटिंग को जिसने सबसे पहले बताया था वो उनका नाम था प्रोफेसर सर एडविन सदर्न। तो क्योंकि इनका नाम सदर्न था तो इनके नाम पर ही सदर्न ब्लॉटिंग का टर्मिनोलॉजी रख दिया गया, और वो हुआ था 1975 में, राइट। फिर आती है नदर्न ब्लॉटिंग की बात। तो इनको नदर्न ब्लॉटिंग का इन्वेंशन किया था जॉर्ज स्टार्क ने 1975 में ही, राइट। उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था। तो वो थे डब्ल्यू नील बर्नेट, जॉर्ज स्टार्क एंड हैरी टॉबिन इन 1979। तो जॉर्ज स्टार्क was involved in both the inventions northern blotting as well as western blotting। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो बात ये है कि भाई इसका नाम तो सदर्न ब्लॉटिंग है तो इनके नाम पर रख दिया गया था। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बट नदर्न ब्लॉटिंग क्यों रखा गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों रखा गया। तो देखो क्या होता है कि जब किसी एक टेक्निक का टर्मिनोलॉजी कॉइन होती है, टर्मिनोलॉजी रखी जाती है, डिसाइड की जाती है, तो अगर उससे मिलती जुलती कोई टेक्निक आती है, डेवलप होती है, तो उन टेक्निक का नाम पहले वाली टेक्निक के जैसा ही रख दिया जाता है। ओके, तो जैसे ये तीनों टेक्निक्स तो सिमिलर ही एक तरीके से टू डिटेक्ट समथिंग, है ना। ये भी डिटेक्शन के लिए, ये भी डिटेक्शन के लिए और ये भी डिटेक्शन के लिए। और तीनों के तीनों कैसे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर रही है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स को। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है, ठीक है। इसलिए इनका नाम एक जैसा रखा गया, सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग है उनका परफॉर्म करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। सदर्न के लिए आपको पता है कि सदर्न ब्लॉटिंग आप किसके लिए करते हो, डीएनए के लिए, और नदर्न ब्लॉटिंग आप परफॉर्म करते हो आरएनए के लिए, राइट। तो अगर आपने डीएनए को सेपरेट कर लिया है, मान लो यहाँ पर आपने डीएनए को सेपरेट किया है, और वैसे ही आप आरएनए को सेपरेट कर सकते हो। दोनों को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही सेपरेट करोगे। तो मान लो आपने डीएनए या आरएनए अपने जेल पर सेपरेट कर लिया है। ओके, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो वो मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि एक होता है बफर टैंक। ये क्या होता है, बफर टैंक, ठीक है। सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग दोनों को एक ही तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो इसमें बफर टैंक में क्या होता है कि यहां पर, सॉरी, हाँ, तो यहां पर क्या होता है कि बफर टैंक में रखा जाता है एक सॉलिड सपोर्ट। ये क्या है आपका, सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर रखा जाता है आपका यहां पर जेल। इस तरीके से, बट सॉलिड सपोर्ट और जेल के बीच में ये क्या है आपका, जेल। जेल कौन सा, जिसपे आपके डीएनए या आरएनए के बैंड सेपरेट हुए थे। ओके, और सॉलिड सपोर्ट के बीच में, सॉलिड सपोर्ट के बीच में और जेल के बीच में यहां पर रखा जाता है एक फिल्टर पेपर, ध्यान रखना। और वो फिल्टर पेपर
डिप्ड होता है बफर में, जो टैंक में बफर रखा हुआ है उसमें डिप होता है, राइट। तो इस टैंक में आपका यहाँ पर क्या है, बफर है, यहाँ पर है आपका बफर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जेल के जस्ट ऊपर आपका रखा जाता है एक मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन। तो जब हम नदन ब्लॉटिंग करते हैं तो थोड़ा अलग टाइप का मेम्ब्रेन हो सकता है, सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं तो थोड़ा अलग टाइप का मेम्ब्रेन हो सकता है। तो कौन सा मेम्ब्रेन कौन से ब्लॉटिंग में यूज करते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, और वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। मेम्ब्रेन हो गया। मेम्ब्रेन के ऊपर फिर से रखा जाता है आपका यहाँ पर रखा जाता है फिर से आपके कुछ फिल्टर पेपर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पर रखे जाते हैं बहुत सारे टिश्यू। ये क्या है, आपके बहुत सारे टिश्यू पेपर्स, ठीक है। और टिश्यू पेपर के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर आप रख देते हो एक भारी सा कोई भी मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, आपका वेट, ठीक है, ताकि ये पूरा नीचे की तरफ दबा हुआ रहे, ओके। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि यहां से क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्रांसफर होता है। अब जेल पे जो आपका यहाँ पर ये जेल है, जेल के ऊपर आपके सेपरेटेड डीएनए या आरएनए बैंड्स थे। तो क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, ओके, तो क्या होगा कि डीएनए जो है वो जेल से मेम्ब्रेन पे, सॉरी फिल्टर, हाँ, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। जेल से वो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सपोज ये आपका जेल था, ठीक है, इस तरीके से आपके डीएनए जेल पर सेपरेटेड थे। तो जब ये ट्रांसफर कंप्लीट होगा तो मेम्ब्रेन पर एग्जैक्टली इसी पैटर्न में आपके सारे के सारे डीएनए बैंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका जेल हो गया, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आप सदन या नदन ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हो। इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक एक करके पहले सदन की बात करेंगे, फिर हम नदन ब्लॉटिंग की बात करेंगे, और एक एक स्टेप देखेंगे कि कौन सा स्टेप पे क्या चीज यहाँ पर यूज होती है। तो अगर हम सदन ब्लॉटिंग की बात करें तो आपको पता है कि ये हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि अपने डीएनए को जेल पे सेपरेट कर लेना। ये है जेल, ठीक है। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पर ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका मेम्ब्रेन। इस पे हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर किया इस तरीके से ब्लॉटिंग पेपर वगैरह रख के। तो अब आप देखोगे कि इस पर ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है सारा का सारा डीएनए बैंड्स। तो अगर हम समराइज करें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए की, अगर आपको सदन ब्लॉटिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे डीएनए को सेपरेट करने के लिए, क्या, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक बार आपका डीएनए सेपरेट हो गया, फिर आप क्या करोगे, ध्यान रखना, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डीएनए को डीनेचर करना जरूरी है। डीनेचुरेशन करोगे मतलब जो आपका यहाँ पर सेपरेट हो गया है ये जेल में, उन डीएनए बैंड्स का आपको डीनेचुरेशन करना है। डीनेचुरेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जब तक ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा कि इस पर कोई भी प्रोब आकर बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। प्रोब हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू डिटेक्ट द डीएनए बैंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखो, सपोज आपके मेम्ब्रेन पर ये डीएनए बैंड्स ट्रांसफर हो गए हैं, राइट। अब आप ऐसा मानकर चल रहे हो, क्योंकि आपका डीएनए सैंपल है तो आपको पता होगा कि आपके डीएनए सैंपल में किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट है। सपोज आप मानकर चल रहे हो कि ये जो बैंड है
ये किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल का बैंड है, ठीक है, और उसका सीक्वेंस आपको पता है, तो आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि क्या ये वही है जो आप सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसके स्पेसिफिक एक प्रोब डिजाइन करोगे। क्या डिजाइन करोगे? प्रोब, ठीक है, प्रोब डिजाइन करोगे, इसको बोला जाता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब, ठीक है। तो ये जो प्रोब होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके स्पेसिफिक डीएनए के जो मेम्ब्रेन पे सेपरेट हुआ है, राइट। तो अगर वो डीएनए जो आप देखना चाह रहे हो वो अगर आपके मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, तभी ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब जाकर वहां पर बाइंड होगा। और अगर बाइंड नहीं हो रहा तो इससे आपको ये पता चल जाए कि आपके सैंपल में वो डीएनए नहीं है जो आप देखना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये सीक्वेंस पता है, आपको पता है कि ये प्रोब किस सीक्वेंस से बाइंड होता है, मतलब किस जीन से बाइंड होता है, तो इसका मतलब आप यहां से स्पेसिफिक जीन का या स्पेसिफिक फ्रेगमेंट के बारे में पता कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी ये सिंगल स्टैंडर्ड उस पर जाकर बाइंड होगा। तो इसलिए इसका डीनेचुरेशन होना जरूरी है, राइट। तो दूसरा स्टेप क्या था हमारा? दूसरा स्टेप था डीनेचुरेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करोगे, उसके थ्रू डीएनए को सेपरेट करोगे। दूसरा स्टेप होगा आपका डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन से क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ इट इज रेडी टू बाइंड विद योर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब, जो कि आपने डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है आपका? ट्रांसफर। डीनेचुरेशन होने के बाद क्या होगा? आप उसको ट्रांसफर करोगे मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आप या तो नाइट्रो सेल्यूलोज पेपर यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो नायलॉन मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप करते हो इमोबिलाइजेशन। एक बार ट्रांसफर हो गया तो इमोबिलाइजेशन करवाते हो, मतलब कि जो ट्रांसफर हुआ है वो उस पर इमोबिलाइज हो जाए, फिक्स हो जाए, इसको आप फिक्सेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना कि जब जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर होता है ये वाला, इस पे जो इमोबिलाइजेशन होता है वो होता है नॉन कोवेलेंट, ध्यान रखना, नॉन कोवेलेंट immobilization on नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, ठीक है। और अगर नायलॉन मेम्ब्रेन पे हो रहा है तो उस पे होता है आपका कोवेलेंट इमोबिलाइजेशन ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये वाला, ठीक है, कि जब जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर होता है उस पर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू वो इमोबिलाइज होता है, और नायलॉन मेम्ब्रेन पे वो कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू इमोबिलाइज होता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन के बाद क्या करते हो आप? एक बार आपका डीएनए इस पर इमोबिलाइज हो गया है, उसके बाद आप क्या करते हो कि अपना प्रोब ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? ये प्रोब्स हैं जो कि आपने डिजाइन करके रखे हुए थे, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब्स, ठीक है। उस पर आप ऐड कर देते हो, फिर आप करते हो वॉश। वॉश से क्या होता है? वॉशिंग से क्या होता है कि जो नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स हैं, मान लो कि प्रोब अभी तो सारे के सारे मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ अपना डीएनए डिटेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? वॉशिंग करोगे। वॉशिंग से क्या होगा कि जहां पर प्रोब बाइंड नहीं हुए होंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे, और जहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होगा जिसके लिए आपने प्रोब बनाया है, सिर्फ वहीं पर प्रोब रह जाएगा, कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप यहाँ पर। तो जहां जहां प्रोब बाइंड हुआ इसका मतलब वहां वहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो वॉशिंग से नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स वहां से वॉश आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका इमेजिंग, ठीक है। लास्ट में आप क्या करते हो? इमेजिंग करते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोब जो होता है आपका, ये जो प्रोब होता है ना, ये आपका या तो फ्लोरोसेंस टैग हो सकता है,
या ये हो सकता है आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई फ्लोरोसेंस है या रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब है तो उसको आप इमेजिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से सदर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म करते हैं, राइट। अगर हम नदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो नदर्न ब्लॉटिंग में सारा का सारा स्टेप ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो यहाँ पर डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर हम करते हैं नदर्न ब्लॉटिंग पे, वो हम नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे अब नहीं करते। पहले जब ये टेक्निक इन्वेंट हुई तो पहले किया जाता था, बट क्योंकि आरएनए थोड़ा अनस्टेबल होता है तो वो अच्छे से नायलॉन मेम्ब्रेन पर फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन की जगह पर DBM पेपर। ठीक है, ये हम नदर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, अब ध्यान रखना, नदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं DBM पेपर। DBM पेपर क्या होता है? डायाजो बेंजाइलोक्सी मिथाइल, ठीक है, पेपर। तो ये हो गया आपका DBM पेपर। और ये जो DBM पेपर होता है इस पे जो इमोबिलाइजेशन होता है वो होता है कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो ये बात हो गई सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग की। इस तरीके से आप नदर्न या सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म कर सकते हो। इसमें जो खास बात थी वो थी ट्रांसफर किस पेपर पे करते हैं और इंटरेक्शन किस तरीके का होता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम किस तरीके से करते हैं तो वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल देखो, ट्रांसफर तक का प्रोसेस पूरा वही है। ओके, यहाँ पर ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा वही है, बस जैसे आपने मान लो STS पेज रन किया, ठीक है, उस पर आपने अपना प्रोटीन सेपरेट किया, फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि जो यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है वो ना तो नाइट्रोसेल्युलोज होता है, ना नायलॉन होता है और ना DBM होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेम्ब्रेन होता है आपको याद रखना है, PVDF। ठीक है, अब ये PVDF क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, विनाइलिडीन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया PVDF मेम्ब्रेन। तो एक बार जब आपके मेम्ब्रेन पर यहाँ पर प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है तो वहां से आप अपने स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिटेक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटेक्शन का तरीका है वो दो तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिटेक्ट द प्रोटीन आप दो तरीका यूज कर सकते हो, या तो वो डायरेक्ट मेथड होगा या वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया कि आपने अपना प्रोटीन प्यूरिफाई कर लिया, उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। तो आपको आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोटीन के साथ कौन सा एंटीबॉडी बाइंड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम लेबल करना है, टैग करना है। ओके, और उस एंजाइम के स्पेसिफिक आप यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज करते हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर आपका प्रोटीन है, ठीक है, इस पर एलाइजा प्लेट पर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा 96 वेल प्लेट एलाइजा, 96 वेल एलाइजा प्लेट्स होती है जिसमें 96 वेल्स होती हैं, छोटी छोटी वेल्स होती हैं। तो आपको क्या करना होता है कि उन वेल्स में मान लो किसी एक वेल में आपने अपना प्रोटीन ऐड कर दिया जो आपने प्यूरिफाई किया था। ठीक है, और आपको पता है आपने क्या कर रखा है, इस प्रोटीन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी खरीद रखी है, मंगा रखी है। ठीक है, और उस एंटीबॉडी के साथ एंजाइम टैग्ड है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डिटेक्शन किस तरीके से होता है कि आपने यहाँ पर प्रोटीन को प्लेट पर रखा हुआ है, ऐड किया हुआ है, आप फिर ऐड करते हो अपनी एंटीबॉडी। ठीक है, और उस एंटीबॉडी के साथ टैग्ड होता है आपका एंजाइम, राइट। एंजाइम टैग होता है। अब आप क्या करोगे, टैग कराने के बाद
एंटीबॉडी ऐड करने के बाद आप क्या करोगे कि उसको वॉश करोगे। तो वॉशिंग से क्या होगा, शुरू में क्या होगा, सारे सब जगह पर एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगी, चाहे वो आपके प्रोटीन के साथ हो चाहे वो दूसरे प्रोटीन के साथ हो। बट जब आप वॉश करोगे तो जितनी भी नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वॉश आउट हो जाएंगी। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो येलो कलर की जो एंटी प्रोटीन्स हैं वो आपके स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी सिर्फ आपके स्पेसिफिक प्रोटीन से ही बाउंड रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्योंकि आपके एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लेबल्ड है, टैग्ड है, तो आप उसी एंजाइम के स्पेसिफिक क्या ऐड करोगे, सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो इस कलर से आपको पता चल जाएगा, और इस कलर जब ये कलर प्रोड्यूस करेगा तो आपको उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या एलाइजा प्लेट रीडर में डिटेक्ट कर सकते हो कलर को। ठीक है, तो उस कलर से हमको पता चल जाता है जितना ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी इसका मतलब उतना ज्यादा क्वांटिटी में आपका यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन को यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर आप सिर्फ एक एंटीबॉडी यूज करते हो, दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में आप दो एंटीबॉडी यूज करते हो, प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, डिफरेंस जो ये है कि यहाँ पर आप प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही एंजाइम को लेबल करके रखते हो, बट सेकेंडरी इनडायरेक्ट मेथड में आप सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को टैग करते हो, राइट। तो क्या होता है कि देखो इन दोनों में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये है कि सब ये जो होता है इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और मोर प्रिफर्ड टेक्निक है। इन दोनों में से ज़्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों, ये ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है और प्रिफरेबल क्यों है, क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट मेथड इट इज़ चीपर देन द डायरेक्ट मेथड। वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप यूज कर रहे हो प्राइमरी एंटीबॉडी, एक ही एंटीबॉडी यूज कर रहे हो और उसी के साथ आपने एंजाइम को लेबल किया हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मान लो कि आपके लैब में 4 लोग काम कर रहे हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी, 4 लोग काम कर रहे हैं। चारों अलग अलग प्रोटीन पर काम कर रहे हैं, ये एक्स पर कर रहा है, ये वाई पर कर रहा है, ये जेड पर कर रहा है और ये डब्ल्यू पर कर रहा है। ठीक है, तो जब चारों अलग अलग प्रोटीन्स पे काम कर रहे हैं तो चारों को अगर प्रोटीन डिटेक्ट करना है तो चारों को 4 अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी चाहिए होंगी, ये वाली है ना, क्योंकि अलग प्रोटीन है, अलग प्रोटीन के लिए अलग एंटीबॉडी, और हर एक एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम टैग होना चाहिए। ठीक है, तो 4 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी चाहिए। तो अलग अलग टाइप के एंटीबॉडी खरीदोगे तो एक ही एंटीबॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो 4 टाइप के एंटीबॉडी खरीदनी पड़े तो बहुत ज़्यादा महंगी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी को रखा जाता है कॉमन, जो कि आप चारों यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी एंटीबॉडी को रखा जाता है स्पेसिफिक, नॉट कॉमन। ये जो होता है आपका स्पेसिफिक होता है, जो सिर्फ आपके ही प्रोटीन से बाइंड करता है। बट जो एंटीबॉडी एंजाइम के साथ टैग नहीं होती, जो प्लेन एंटीबॉडी होती है, वो काफी सस्ती मिलती है, चीप है उसका रेट मार्केट में, राइट। तो ये आप अफोर्ड कर सकते हो। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो होती है कॉमन सबके लिए। ठीक है, वो आप ए पर्सन भी यूज कर सकता है, बी भी यूज कर सकता है, सी भी यूज कर सकता है, डी भी। तो अब देखो यहाँ पर कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये सबके लिए कॉमन है ना, और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ ही एंजाइम टैग्ड है, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसी एंटीबॉडी खरीदनी है जिसके साथ फ्लोरोसेंट लेबल टैग हो या एंजाइम टैग हो, तो वो आती है महंगी। और अगर एक ही टाइप की एंटीबॉडी से सबका काम चल जा रहा है तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू सबके लिए स्पेसिफिक टैग्ड एंटीबॉडी मंगाई जाए। अगर सबके लिए एक ही टाइप की टैग्ड एंटीबॉडी काम चल जा रही है, इसका मतलब सस्ते में काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ओके, क्योंकि ये तो सस्ती ही मिल जाएगी क्योंकि इसके साथ कोई टैग नहीं है, ये महंगी मिलती है तो ये सबके लिए कॉमन मंगा लो। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। दूसरी बात कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर आपके प्रोटीन के साथ एक ही एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। ठीक है,
और अगर दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, मतलब आप ही का और भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी बाइंड होगी। तो एक प्रोटीन के साथ एक एंटीबॉडी बाइंड करेगी, तो कम लाइट यहाँ से आपको डिटेक्ट होगी। बट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे एक प्रोटीन है, इसके साथ आपके ये एक प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करके सिंगल, बट इस सिंगल एंटीबॉडी के साथ दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर होता है आपका FC रीजन और इसके स्पेसिफिक होता है आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो से ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी एक ही प्रोटीन से इनडायरेक्टली बाइंड कर सकती है। तो देखो, कंपेयर करो डायरेक्ट मेथड से, यहाँ पर कम लाइट डिटेक्ट हो रही है, बट एक ही प्रोटीन से यहाँ पर ज्यादा लाइट डिटेक्ट हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज मोर सेंसिटिव देन द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, राइट। तो आई होप आपको ब्लॉटिंग समझ में आई होगी, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेप्लिकेटिंग माइंड्स।